ओपी शर्मा जी, जिनके सुपुत्र रवि शर्मा जी हमारे बीच में हैं। दोस्तों, ओपी अंकल नमाज कम से कम 3 बार आए, कम से कम 3 बार। और जब भी वो आते, जब फर्स्ट टाइम वो नमाज आए पापा को आसिम ज्वाइन करवाने, तब पापा ने उनको मना कर दिया कि भाई मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं करूंगा ये सब कपड़े बेचने का काम धाम। तो ओपी अंकल को पापा ने मना कर दिया। ओपी अंकल दोबारा आए नमाज, तब भी वही बात। ओपी अंकल ने बोला विजेंद्र आसिम ज्वाइन कर दूं। पापा बोले यार तू चाय पी ले, खाना खा, लेकिन ये फालतू काम मेरे से मत करवा। दोस्तों, तीसरी बार जब ओपी अंकल आए तो ओपी अंकल भी सोच के आए थे कि अब इस बार तो मुझे विजेंद्र को आसिम ज्वाइन करवाना ही करवाना है। तो दोस्तों, पापा ने आसिम को बिजनेस जबरदस्ती ज्वाइन कर लिया। दोस्तों, ज्वाइन करने के बाद में क्या हुआ? दोस्तों, उस जबरदस्ती के ज्वाइनिंग से हमने जयपुर में हमारे 4 मकान लिए। उस जबरदस्ती ज्वाइनिंग से हमने अपने 2 फार्म हाउस लिए। उस जबरदस्ती की ज्वाइनिंग से हमने जयपुर के अंदर 10 प्लॉट लिए। उस जबरदस्ती की ज्वाइनिंग से मेरी जो 2 सिस्टर्स थी उनकी जयपुर में बहुत आलीशान शादी हुई। ये सब दोस्तों जबरदस्ती हुआ था। अगर कि पापा मेरे बिजनेस नहीं ज्वाइन करते तो क्या ये संभव था? नो, ये कभी संभव नहीं होता। दोस्तों, एक मेडिकल स्टोर चलाने वाला कभी भी ये लग्जरी लाइफ नहीं जी सकता था, ना वो अपने बच्चों को ये लग्जरी लाइफ दे सकता था। पर दोस्तों, हर काम की शुरुआत आपके ना करने से, हाँ करने से आप हजारों लोगों से मिलेंगे। वो आपको 100 लोगों में से 2 लोग ही आपको यस करेंगे, तो आपको निराश नहीं होना है। दोस्तों, मैंने एमबीबीएस किया। एमबीबीएस करने के बाद में दोस्तों मैंने आरसीएम में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लिया। मैंने एमबीबीएस किया, मैंने हॉस्पिटल ज्वाइन किया, मैं जॉब कर रहा था। दोस्तों, मेरी सैलरी थी 1,30,000 रुपए। अब दोस्तों आप लोग पूछेंगे मैंने 23 साल तक आरसीएम बिजनेस ज्वाइन क्यों नहीं किया? तो दोस्तों, आरसीएम बिजनेस ज्वाइन नहीं करने का मेरा एक ही कारण था कि मुझे वहम था। मुझे वहम ये था कि मैं तो डॉक्टर हूँ, मेरी तो 1,30,000 सैलरी है, तो मुझे क्या जरूरत है आरसीएम की। फिर भी दोस्तों मेरे पापा मुझे 2023 के अंदर दिल्ली के त्यागा स्टेडियम में नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम हुआ था, उसके अंदर मेरे फादर मुझे लेके गए। तब दोस्तों मैंने वो मीटिंग सुनी, वहाँ मीटिंग देखी, तब मैंने अपने आप से कमिटमेंट किया कि मैं अब आरसीएम बिजनेस को पार्ट टाइम करूंगा। दोस्तों, ये बात है 2023 की, जब मैंने अपने आप से कमिटमेंट किया था मैं आरसीएम को पार्ट टाइम करूंगा। दोस्तों, मैं घर पे आया, 2-3 महीने मेरे अंदर जोश रहा कि मैं बस अब डायमंड बन के रहूंगा। लेकिन दोस्तों मेरा जोश 2-3 महीने रहा, फिर मैं ठंडा हो गया। मैंने सोचा अपना तो प्रोफेशन ठीक है, हॉस्पिटल जाएंगे, अपनी सैलरी आ गई अच्छी खासी, कोई मतलब नहीं है आरसीएम करने से। दोस्तों, अभी 7 जुलाई 2024 को फिर से नेक्स्ट जनरेशन का प्रोग्राम हुआ दिल्ली के त्यागा स्टेडियम के अंदर ही। दोस्तों, मैंने वो अटेंड किया, मैंने लोगों को वहां देखा, वहां लोगों की स्टोरी सुनी। तब दोस्तों मैं इतना प्रभावित हुआ कि मैंने अपने आप से फिर से कमिटमेंट किया कि अब मैं आरसीएम बिजनेस फुल टाइम करूंगा। दोस्तों, फुल टाइम करने से मतलब मैंने अपना जो प्रोफेशन है उसको बिल्कुल छोड़ दिया है, क्योंकि मैंने कंफ्यूजन का काम रखा ही नहीं। पहले मैंने सोचा पार्ट टाइम करूंगा, तो मैं कंफ्यूज होकर मैं बैठ गया था। दोस्तों, इस बार मैंने सोचा अब मैं आरसीएम फुल टाइम करूंगा। दोस्तों, मैं 7 जुलाई को मैंने कमिटमेंट किया। 8 तारीख को जैसे सत्तू सर ने बताया कि मैंने 8 तारीख को अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया था। दोस्तों, मुझे हॉस्पिटल में लोगों ने पूछा अरे यार तूने जॉब क्यों छोड़ी है? तो दोस्तों मैंने लोगों को बताया कि यार मैं नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहता हूँ, मेरे फादर का बिजनेस है बहुत अच्छा। तब दोस्तों मेरे जो हॉस्पिटल मेरे साथ के जो डॉक्टर्स ने पूछा ऐसा क्या बिजनेस है वो? मैंने कहा वो लोगों के सपने पूरे करने का सिस्टम है, वो लोगों की जिंदगी बदलने का सिस्टम है। तब दोस्तों मेरे जो साथ के जो हॉस्पिटल डॉक्टर्स थे उनको मैंने आरसीएम के बारे में बताया। तो दोस्तों, आरसीएम आज के समय की डिमांड है। हमें आरसीएम आज नहीं तो कल करना पड़ेगा, कल नहीं तो परसों करना पड़ेगा, लेकिन हमें आरसीएम में आना पड़ेगा।
आज ये बात मुझे 23 साल बाद समझ में आई कि मैं डॉक्टर था दोस्तों, तो मैंने सोचा मैं तो लोगों की जिंदगी बचाता हूँ, तो डॉक्टर का दर्जा भगवान का होता है। Yes. होता है ना डॉक्टर का दर्जा। पर दोस्तों जब मैंने आरसीएम के बारे में रिसर्च की तब दोस्तों मैंने देखा आरसीएम तो लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को बदलने का सिस्टम है। तब दोस्तों मैंने ये निश्चय किया कि मैं आरसीएम ही करूंगा। दोस्तों आरसीएम जब हमारी फैमिली में आरसीएम बिजनेस आया तो दोस्तों जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब मैं दोस्तों मेरे फ्रेंड्स के पास में बाइक हुआ करती थी, मोटरसाइकिल, और दोस्तों मेरे पास कार हुआ करती थी, मेरे छोटे भाई के पास भी कार हुआ करती थी। तो दोस्तों आरसीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको अर्श से अर्श तक लेके जा सकता है। दोस्तों मैं आपको बात बताना चाहूंगा आरसीएम में हमें क्या करना होता है। ज्यादातर नए लोगों का यही होता है कि साहब पीछे पीछे घूमना है, प्लान बताना है और उनको प्रोडक्ट। दोस्तों ऐसा हमें कुछ भी नहीं, मतलब जितना मैंने सीखा है मेरे हिसाब से आरसीएम आपको प्रोडक्ट यूज करने हैं। आरसीएम के प्रोडक्ट अच्छे लगे तो साथ वालों को बताएं, अपने पड़ोसी को बताएं, और पड़ोसी को अच्छे लगे तो टीम बनाएं, वो मीटिंग्स करें, उनको माहौल में लेके आए। दोस्तों मीटिंग्स में आप लेके आएंगे तो मीटिंग से 50% को आदमी ऐसे ही समझ जाता है कि कुछ तो दम है इस बिजनेस में। आज आप इतने लोग आए हैं तो आप लोग को फ्री तो कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है ना। तो दोस्तों आरसीएम में आपको केवल प्रोडक्ट यूज करने हैं, प्रोडक्ट अच्छे लगे तो बताना है। और दोस्तों दूसरी चीज आपको आरसीएम में जो भी सेमिनार्स होती है उसमें जाएं, उनको अटेंड करें और कुछ प्रॉब्लम्स हो तो अपने अपलाइन से पूछें। ठीक है दोस्तों एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा आपको कि एक गांव में दो दोस्त थे। वो दोनों बचपन में साथ पढ़े, साथ खेले कूदे। दोस्तों एक तो दोनों के काम करने के अलग अलग जगह निकल गए। दोस्तों एक दोस्त तो बहुत पैसे वाला बन गया और दोस्तों तो दूसरा जो दोस्त था वो आलसी और गरीब था। तो दोस्तों जब वो दोस्त आपस में मिले तब उन्होंने जो अमीर दोस्त था अपने गरीब दोस्त के घर पे गया तो उसका घर बहुत गंदा था। गरीब दोस्त ने अपने अमीर दोस्त को बैठने के लिए एक चेयर दी, वो चेयर बहुत गंदी थी। तो अमीर दोस्त ने अपने गरीब दोस्त को बोला यार चेयर को तो साफ कर, तेरा घर कितना गंदा हो रहा है, तुमको साफ नहीं करता है। बोले यार साफ करके क्या मिलेगा, ये तो फिर से गंदी हो जाएगी। दोस्तों इस लेवल का आलसी था। दोस्तों जब वो अमीर दोस्त अपने गरीब दोस्त के घर से जा रहा था तब उसने अपने दोस्त को गुलदस्ता दिया, एक सुंदर सा फूलों का गुलदस्ता दिया। तो दोस्तों गरीब दोस्त ने अपने घर की अलमारी के ऊपर गुलदस्ते को रख दिया। अब दोस्त चला गया अमीर दोस्त। अब उस गरीब आदमी के घर पे जो भी आता उसका ध्यान उस गुलदस्ते पे जाता। तो वो उस गुलदस्ते के बारे में सब उसको बोलते हैं गुलदस्ता तो इतना सुंदर है, अलमारी इतनी गंदी है, तेरा घर इतना गंदा है। तो दोस्तों उस आदमी ने जहाँ वो गमला गुलदस्ता रखा हुआ था उस टेबल उस अलमारी को साफ कर दिया। अब दोस्तों फिर कोई उसके घर में आता तो उसको बोलते यार गुलदस्ता इतना सुंदर है, अलमारी इतनी साफ है, लेकिन कोना कितना गंदा है। अब दोस्तों उसके दोस्त गरीब आदमी ने उस जो कोना था उसको साफ किया। अब दोस्तों फिर उसके घर पे कोई आदमी आया, उसने बोला यार ये कोना इतना साफ है, तो वो लोग वहीं बैठते थे। दोस्तों उस आदमी को फिर गुस्सा आया, उसने अपने घर पे कलर करवाया, पूरा घर साफ किया और उसने अपनी आदतें चेंज की और कुछ काम करने लग गया। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यही मोरल मिलता है कि हमें हमारे जीवन को बदलने के लिए हमें छोटे छोटे बदलाव लाने पड़ेंगे, तभी हमें बड़ी बाधा को दूर कर पाएंगे, हमें कुछ बड़ा अचीव हो सकता है। दोस्तों एक बात है, हमें काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान हैं। थैंक यू दोस्तों, जय श्री